हो लावलाय मी रेडी आहे तुम्ही लाईव्ह करा लाइव है ओके स्टूडेंट्स इस चेक हम लाइव वी गुड टू गो ऑडियो वीडियो सब सही है क्या चेक करो एक बार यस इन सम टाइम मैं आपको लिंक शेअर करूंगी जहां पे हम टेलिग्राम ग्रुप बनाएंगे हेमंती टेलिग्राम ग्रुपची मी एक लिंक दिली आहे ती शेअर करा आणि अजून एक नोट्स पण दिलेत केवायसी नाव आहे असं ते पण मग पिन करून टाका हाँ चलेगा ओके देखो साउंड वगैरह सब ठीक है क्या आवाज अलग आ रही है क्या पर आवाज थोड़ा है होता है ना अभी बंद कर नहीं तो यहाँ से आएगा एको हो रहा है वॉल्यूम कम करते रहा ये तो आवाज कम कर वॉल्यूम कम यहाँ से क्वेरी आएगी एको हो रहा है मैम ओके while he is adjusting the sound I'll go ahead ठीक है मतलब इतना तो मैनेजेबल है ही साउंड विद दिस साउंड देखा आ गया ना मैम एको आ रहा ऑल क्लियर ओके मेरा आज 8:30 का लेक्चर यूट्यूब पे नहीं था आज से लेक्चर ऐप पे शिफ्ट हो गया आरंभ बैच का मैं आरंभ बैच की बात कर रही हूँ त्रिशूल तो यूट्यूब पे चलेगा नहीं है वो देख रहे हाँ आवाज देखो गाइस जस्ट चेक द साउंड यू कीप गिविंग अस अपडेट्स अबाउट द साउंड वाइल हेमंत सर यहाँ कर रहे हैं तो वो करेंगे तब तक हम आगे पढ़ाई चालू करते हैं चलेगा मैम इन सेक्शन 35 रिसर्च बिफोर कमेंसमेंट वेदर ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर अलाउड समीक्षा इन सेक्शन 35 अगर एक्सपेंसेस बिफोर होते हेमंत चेक करा साउंड एकदा थोड़ा है चेक हाँ अगर बिफोर सेक्शन 35 में क्या होता है पहले अगर प्री कमेंसमेंट में खर्चा किया तो ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर अलाउड दे शुड बी अप्रूव परक्विजिट वाला खर्चा अलाउड नहीं होता है प्री कमेंसमेंट में क्या अलाउ होता है रेवेन्यू वाला खर्चा अलाउ होता है लेकिन परक्विजिट वाला खर्चा अलाउ नहीं होता ठीक है मैंने आज बोला था मैं 35 एडी और 32 का रिकैप कराऊंगी आवाज क्लियर है का नहीं ओके बैकग्राउंड नॉइज इज देयर वेरी ट्रबल साउंड ओके वी वर्किंग कर रहे हैं लाईव्ह करूनच घ्यायचा आवाज लगेचच करायचा पण चेक 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 ओके नाउ पहले तो लेट्स कंटिन्यू विद द त्रिशूल बैच शेयर द लिंक विद स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग द त्रिशूल बैच इट स्टार्टेड हम थे सेक्शन 48.3 में ओके वी वर एट सेक्शन 48.3 ओके मैं तब तक पढ़ाती हूँ लेट देम कीप डूइंग ना फिर नहीं तो क्या होगा स्टार्ट नहीं होगा वॉइस इज वेरी लाउड खूब जोरात है आवाज क्या करायचं सेटिंग ओके अब देखते हैं मैंने स्टार्ट किया था ओके क्वेरीज के लिए मैं आखिरी में थोड़ा सा टाइम रखती हूँ तो क्वेरीज का अपन आखिरी में करेंगे सो दैट टाइम आई डू इट क्वेरीज के लिए मैं आखिरी में करती हूँ कल तो चालू था उससे तो नहीं होगा
कल भी स्टार्टेड था, फैन तो ऑन ही था कल। यस, मैंने आरम बैच ऐप पे शिफ्ट कर दिया है। क्या होता है झालं? नहीं, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। विल मैनेज, नो वेट। कल भी स्टार्टेड था, फैन तो ऑन ही था कल। नाउ ऑल क्लियर? यस, मैंने आरम बैच ऐप पे शिफ्ट कर दिया है। आवाज इतना अच्छा नहीं है हेमंत। अब क्लियर है, बोल रहे हैं। गाइस नाउ चेक। क्या आवाज है? आवाज इतना अच्छा नहीं है। हाँ, अभी आ रहा है। आई थिंक नाउ इट्स बेटर। रैंक में आने के लिए कितनी बार रिवीजन करने का? 3-4 बार करने का। Check, guys. Now check. Is the sound better? नहीं है मिलता जी, खाली बैकग्राउंड आवाज होते हैं। Now clear? Clear मतलब compared to what was there? पता है? हाँ? सेक्शन 48(3) से स्टार्ट करना है ना अपने को। वील स्टार्ट विथ सेक्शन 48(3). वी हैव टू कंटिन्यू विथ 48(3). लेट्स कंटिन्यू विथ सेक्शन 48(3). राइट? 48(3) क्या बोला था मैंने आपको कि इट इज कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 20,000। कौन सा पेमेंट है? 10,000। सॉरी सर, मेरा नाउ बेटर। हाँ हाँ, आता बरा है। ओके, परफेक्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। कम ऑन नाउ। सो आई एम स्टार्टिंग विथ सेक्शन 48(3). क्वेरीज में यहीं पे देखूंगी। आज क्वेरी सॉल्विंग के लिए मैं टाइम दूंगी। मला क्लासरूम कितीपर्यंत मला ते सांगा मेन। ओके, नाउ लेट्स सी। ओके, लेट्स गेट गोइंग। आयडीटी भी लूंगी, ऑफकोर्स लूंगी। साऊंड प्रॉब्लेम आहेच नाहीये? क्लिअर? तुम्ही बाहेर एकदा चेक करा, इथेच बघा एकदा परत, म्हणजे चेक करा अजून। चलो, आई स्टार्ट 48(3). बाकी के बच्चे बोल रहे हैं कि बाकी के बच्चे, इज द साउंड बेटर नाउ? यस। सो लेट्स अंडरस्टैंड 48(3) क्या बोलता है। इफ आई एम मेकिंग अ payment relating to any expenditure, if I am making a payment relating to any expenditure, you have to understand that expenditure का जो मैं पेमेंट कर रही हूँ वो 10,000 के ऊपर है, तो I am not allowed to do it in cash. I am not allowed। ये आपने नोट कर लिया क्या? कल बेरर चेक क्रॉस चेक से भी अलाउड नहीं है, अकाउंट पे ही चेक से अलाउड होता है ना। ये क्रॉस चेक होता है और ये होता है अकाउंट पे। एक क्रॉस चेक है और एक अकाउंट पे चेक है। ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। क्रॉस चेक कैन बी एंडोर्स्ड, बट ये वाला चेक एंडोर्स नहीं हो सकता। इसलिए क्या होता है, ये वाला अगर चेक एंडोर्स नहीं हो सकता है तो हम ट्रैक कर सकते हैं। दैट्स द रीजन। ये देखो, कैश की ट्रांजैक्शन है, वी कैन प्ले अराउंड। मैंने आज दिखाया कि 10,000 है, 10,000 के बदले मैंने फिर कुछ और दिखा दिया, तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाती है हमें। सो दैट इज वाई हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रैकिंग करना, ऑडिट ट्रेल क्रिएट करने के लिए चेक की एंट्रीज ही बेटर होती है। तो मैंने अगर XYZ को पेमेंट किया तो बैंक स्टेटमेंट में लिख के आ जाएगा आपने पेमेंट XYZ को दिया। कैश में आप पेमेंट करोगे तो कोई लिमिट नहीं है। एंड बेसिकली आफ्टर डिमोनेटाइजेशन वी डोंट वांट टू हैव कैश ट्रांजैक्शन, वी वांट मोर ऑफ व्हाट ट्रांजैक्शंस, वी वांट मोर ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा करके क्या हो, डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस, ओके। पेमेंट करोगे तो कोई लिमिट नहीं है। बेसिकली आफ्टर डिमोनेटाइजेशन वी डोंट वांट टू हैव। ओके,
ओके है, मतलब मैनेजेबल है, थोड़ा सा आप साउंड उसका कम कर दो तो मैनेजेबल हो जाएगा। आगे जाएंगे, इसके कुछ एक्सेप्शंस है, राइट डाउन एक्सेप्शंस टू सेक्शन 48(3). एक्सेप्शंस टू सेक्शन 40A(3). क्या क्या एक्सेप्शंस है, किसी को याद आ रहा है कि बॉस इसके एक्सेप्शंस क्या है? आर यू एबल टू रिमेंबर व्हाट आर द एक्सेप्शंस? नाउ क्या है यहाँ पे एक्सेप्शंस टू सेक्शन 40A(3)? यस, क्या क्या एक्सेप्शन है बताओगे मुझे आप? जिस दिन एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते वक्त कितना अमाउंट है? यस, टू ट्रांसपोर्टर, दिस इज अलाउड। बाय ट्रांसपोर्टर होगा तो नहीं है? हाँ, ट्रांसपोर्टर, इसका एग्जाम्पल प्लीज नोट करो। यस, वेरी गुड जयंत, इट इज रूल 6DD, वेरी गुड, इट इज रूल 6DD। एक्सेप्शंस आर गिवन इन रूल 6DD। एग्जाम्पल एक आप नोट करो, ट्रांसपोर्टर pays salary of 21,000 in cash। क्या करोगे? ट्रांसपोर्टर pays salary 21,000 in cash। ट्रांसपोर्टर pays 21,000 salary in cash, what will you do? करेक्ट, कितना डिसअलाउ होगा? यस मैम, लेकिन ट्रांसपोर्टर के लिए लिमिट तो 35,000 है ना? यस, दिस इज हाफ, यू कांट लर्न ट्रांसपोर्टर 35, ट्रांसपोर्टर 35, दैट्स रॉन्ग। यू हैव टू लर्न हाउ पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर हैज अ लिमिट ऑफ 35,000। दिस विल बी डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर। और ऐसा नहीं होता है मैम सिर्फ 10,000 के ऊपर जो उसको डिसअलाउ करेंगे, नहीं, पूरा अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा। सो डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर इज 21,000. This is under section 40A(3). This is example 1. अब मैं देती हूँ example 2. अब कौन सा example देती हूँ? example 2. PKD pays to transporter. तो मेरा कुछ बुक्स का काम है, एक जगह से दूसरी जगह बुक्स लेके जाना है, एक सेंटर से दूसरी जगह सेंटर पे बुक्स लेके जाना है फ्रेंचाइजी के यहाँ। तो हम जो मैंने पीकेडी ने ट्रांसपोर्टर को पेमेंट किया, मैंने उसको 31,000 इन कैश दिया, तो ये अलाउड है या अलाउड नहीं है? आर यू श्योर? यस, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी मच नेसेसरी। सो दिस इज अलाउेबल एक्सपेंडिचर। रीजन? 35,000 लिमिट है। Payment to transporter has a limit of 35,000. Has a limit of 35,000. आप लिमिट के अंदर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। We are within the limit, then we do not have any problem. Is that okay? Yes, ma'am. Yeah. मैनेजेबल है। 35,000 आप लिमिट के अंदर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, सो जस्ट रिड्यूस द वॉल्यूम, देन इट्स मैनेजेबल। ऑफ कोर्स इट्स नॉट वेरी परफेक्ट, बट द साउंड इज डेफिनेटली मैनेजेबल। ओके, नाउ इज दिस एग्जांपल डन? यस। नाउ फर्दर एक्सेप्शंस, बाकी के एक्सेप्शंस क्या है? अदर एक्सेप्शंस। अदर एक्सेप्शंस, अभी लिंक पे थोड़ी देर में ऐड हो जाएगा एक टेलीग्राम ग्रुप जहां पे आपको ज्वाइन करना है, ओके, फॉर टैक्सेशन। नाउ फर्स्ट अदर एक्सेप्शंस। चलो, अदर एक्सेप्शंस में हम क्या लिखेंगे? क्या है, याद आ रहा है आपको? बैंक्स आर क्लोज्ड, याद आ रहा है आपको? द डे व्हेन बैंक्स आर क्लोज्ड, बैंक इज ऑन अ स्ट्राइक, और यू मेक पेमेंट टू गवर्नमेंट। इसका एग्जांपल पता है आपको? इनकम टैक्स हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट हो सकता है, रेलवेज को पेमेंट हो सकता है। सो बैंक इज क्लोज्ड एंड यू मेक पेमेंट टू गवर्नमेंट। सो एग्जाम्पल, आप सेल्स टैक्स पे करते हो,
दुसराच लावायचा असं म्हणताय का तुम्ही माईक? ठीक आहे, लिखो. बैंक इज क्लोज्ड, पेमेंट टू गवर्नमेंट, पेमेंट टू कल्टीवेटर, पता है, टू कल्टीवेटर या फार्मर को आप पेमेंट करते हो तो, या आप आपके एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे कर रहे हो, बट रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर नॉट एक्सीडिंग 50,000. ऑल दीज आर रिविजन लेक्चर्स. वी आर रिवाइजिंग पीजीबीपी. आज का टारगेट है पीजीबीपी खत्म करने के लिए. मई 23 एंड नवंबर 23 एग्जाम्स के लिए चल रहे हैं ये रिविजन लेक्चर्स. हेलो 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 हेलो. नेक्स्ट और क्या है बोला, बताओगे? व्हाट आर दी अदर थिंग्स यू विल टेल मी? ऑथोराइज डीलर, यस, मनी चेंजर होता है ना जो, पेमेंट फॉर फॉरेन एक्सचेंज. ऑथोराइज डीलर जो फॉरेन एक्सचेंज का चेंज करते हैं उसके लिए. बेटर, यस. सो पेमेंट फॉर फॉरेन एक्सचेंज, यस, परफेक्ट. हाँ, एंट्रीज मेड थ्रू बैंकिंग चैनल्स, मतलब आप डायरेक्टली ईसीएस मोड करते हो या बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आप पेमेंट करते हो, एक बैंक से दूसरी बैंक को पेमेंट करना, गवर्नमेंट को पेमेंट करना, लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना, ऑल दिस इज गोइंग टू बी अलावेबल या एक्सेप्शन में. या उस जगह पे जाके पेमेंट्स करना जहाँ बैंक ही नहीं है, रूरल एरियाज होते हैं जहाँ पे बैंक्स आर नॉट अवेलेबल, तो वहाँ पे जाके आपने पेमेंट्स किया तो 48(3) का ये क्या होता है, एक्सेप्शन होता है. 48(3) सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा. इज दैट ओके? सो पहले रिलेटिव्स. सो रिलेटिव्स को हम अगर पेमेंट करते हैं, रिलेटिव्स का जो भी पेमेंट होता है, एक होता है रिलेटिव्स का और एक होता है कैश पेमेंट. कैश पेमेंट 10,000 के ऊपर अलाउड नहीं है. रिलेटिव्स के साथ है ना हम लोग थोड़ा सा चीटिंग कर सकते हैं, मैनिपुलेशन. रिलेटिव को बोलेंगे यार तू बिल बढ़ा के दे दे, तो वो बिल बढ़ा के देगा तो कैसे, फिर मैं खर्चा ज्यादा क्लेम करूंगी तो नहीं अलाउड है. अनरीजनेबल होगा तो वो डिसअलाउ हो जाएगा. तो कौन सा सेक्शन हो गया? 48(2) हो गया, 48(3) हो गया. परफेक्ट. सो आई फिनिश 48(2), ये रिलेटिव है, एंड 48(3) फॉरेन करेंसी हो गया, मैंने लिख दिया, पेमेंट फॉर फॉरेन एक्सचेंज. 48(3) कैश पेमेंट, ये कैश पेमेंट 10,000 के ऊपर. अच्छा, टेल मी वन, ये कैश पेमेंट में एग्जैक्ट 10,000 का पेमेंट किया तो अलाउ होगा. एग्जाम्पल, आई पेड 10,000 इन कैश, ऑफिस एक्सपेंसेस, कैश में ऑफिस एक्सपेंसेस, तो क्या ये अलाउ होगा? आंसर इज दिस इज अलाउेबल. बट आई पेड 10,050 रुपीज इन कैश office expenses, so you can just note it down. Then what will happen? It will be a disallowable expenditure. It will be a disallowable expenditure. Is that okay? It will be a disallowable expenditure. ठीक है? Yes. अब हम बात करेंगे सेक्शन 40 स्मॉल ए की. सेक्शन 40 स्मॉल है, ये देखो इस टाइप का मैं रफ एक बना रही हूँ, तो एक आपको फटाफट सामने से एक चार्ट बन जाता है, आपके हाथों के थ्रू जाएगा, आप लिख के लोगे तो आपके लिए बेटर होगा. मैं आपको शेड्यूल बता दूंगी. आज अभी मैं पीजीबीपी खत्म करने का प्लान है, फिर मैं एक लेक्चर, कल लेक्चर नहीं लेने वाली हूँ, तो एक मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आपको एक चैप्टर का रिवीजन दे दूंगी. मंडे से मैं क्लास कंटिन्यू करूंगी जहाँ पे मैं सैलरी लाइव में लूंगी. ठीक है? कल मैं आपको मे भी छोटा सा कोई सेट ऑफ या रेसिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर जहाँ चेंज नहीं है, वो जो चैप्टर है रेसिडेंशियल या सेट ऑफ, वो एक चैप्टर कल हम त्रिशूला का लेक्चर 4 करके अपलोड करेंगे. ठीक है? यस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. No, I am going to give you a link. Wait,
आई विल गिव यू ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस एट द एंड. नाउ लेट्स स्टडी. सेक्शन 40A में क्या एक्सपेंसेस डिसअलाउ होंगे? इनकम टैक्स इज डिसअलावेबल. इनकम टैक्स बोला तो एडवांस टैक्स भी डिसअलावेबल होता है. व्हाट इज एडवांस टैक्स? भाई इनकम टैक्स पेड इन एडवांस. सो ये क्या होता है? दिस इज डिसअलावेबल एक्सपेंसेस. ये क्या होते हैं? डिसअलावेबल एक्सपेंसेस. सो इनकम टैक्स अलाउड नहीं है, एडवांस टैक्स भी अलाउड नहीं. हियर कम्स एन अमेंडमेंट. सो इफ एनी स्टूडेंट्स जो नवंबर 22 जिन्होंने दिया है और वो मई 23 के एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए ये अमेंडमेंट है. फाइनेंस एक्ट 22 ने ये बताया है, प्लीज आप लिखते जाइए. हमारा टारगेट है मई 23 एग्जाम सिर्फ क्लियर ही नहीं करना है, हमें बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं. तो लेट मी टेल यू, अगर आप सिर्फ चैप्टर वाइज प्रॉब्लम्स करते रहोगे और चैप्टर वाइज रिवीजन लेक्चर्स करते रहोगे तो बात नहीं बनने वाली है. इट्स टाइम टू सॉल्व कंबाइंड क्वेश्चंस. इफ यू वांट टू क्रैक द एग्जाम, इट्स टाइम टू डू कंबाइंड क्वेश्चंस. सो प्लीज आप कंबाइंड क्वेश्चंस कीजिए. मैं डिडक्शन देने वाली थी, मुझे पता है, बट डिडक्शन का फिलहाल मेरे पास लेक्चर रेडी नहीं है. जैसे ही होगा तो मैं दे दूंगी. सब चैप्टर्स में करवाऊंगी. आइदर कुछ छोटे चैप्टर्स है मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगी. मेरा ज्यादा फोकस है कि आप चैप्टर्स तो आप रिवाइज करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ कराऊंगी. मेरा ज्यादा फोकस रहेगा प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको सिखाना. तो मंडे को मैं मंडे ट्यूसडे सैलरी करने के बाद वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मैं करने वाली हूँ आपके साथ पेपर सॉल्विंग. ओके, यस. नाउ चलो, इनकम टैक्स डिसअलावेबल, एडवांस टैक्स डिसअलावेबल. फाइनेंस एक्ट 22 में निर्मला सीतारामन जी ने देखो क्या क्या लोग जुगाड़ करते हैं. निर्मला सीतारामन जी को ये क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि इनकम टैक्स डिसअलाउ हो रहा है, माने सेस भी डिसअलाउ होगा, माने सरचार्ज भी डिसअलाउ होगा. अपने मन में ऐसा डाउट आया था क्या? यार इनकम टैक्स डिसअलाउ हो रहा है तो इनकम टैक्स में सेस भी है और सरचार्ज भी है, तो वो तो डिसअलाउ होना ही है. बट क्या हो जाता है, कभी कभी कुछ केस लॉज या कोई लोग इंटरप्रिटेशन में कुछ तकलीफ हो जाती है, इसलिए उनको ये देना पड़ा. तो सेस डिसअलाउ होगा, सरचार्ज भी डिसअलाउ होगा. ठीक है, सो सेस डिसअलाउ होगा और सरचार्ज भी डिसअलाउ होगा. आई एम टीचिंग यू सेक्शन 40A. 40A में फिर इसका स्टार परफॉर्मर है. 40A सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है. इसमें आता है पेमेंट्स विदाउट टीडीएस. विदाउट टीडीएस, बिना टीडीएस के पेमेंट करोगे, रेसिडेंट को पे करोगे तो 30% का डिसअलाउमेंट, एनआर को पे करोगे तो 100% डिसअलाउ. पेमेंट्स विदाउट टीडीएस, इसमें आप दो गलतियां कर सकते हो. वन, यू हैव नॉट डिडक्टेड और you have not paid within due date of ITR. ये मैं with example explain करूंगी. Let me just finish this with example explain करूंगी. Don't worry. Are you noting with me everybody? ये पेई है, किसको पेमेंट कर रहे हैं? ये पेई है. सामने वाला कौन है? सामने वाला अगर रेसिडेंट है तो बॉस 30% डिसअलाउ. एनआर के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है. एनआर इंडिया के बाहर है यार, उसको कहां से पकड़ के लाओगे? इसलिए एनआर के लिए ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है. 100% ऑफ एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउ. बट दो चीजें करनी जरूरी है. एक, टीडीएस डिडक्ट करो, दूसरा उस टीडीएस का पेमेंट करो. तो आपको दो चीजें करना बहुत जरूरी है. एक, आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, ओ माय गॉड यू डिडंट डिडक्ट टीडीएस. और दूसरा, आपने उसको विद इन आईटीआर के ड्यू डेट तक पे नहीं किया. दूसरों का टीडीएस कट करके अपनी जेब में नहीं रखना है. टीडीएस कट करके लोगों का टीडीएस कट करके गवर्नमेंट को दे देना है. तो दोनों काम करना है. एक डिडक्ट टीडीएस, दूसरा पे टीडीएस टू द गवर्नमेंट. पे करना है गवर्नमेंट को, जब मर्जी आई तब पे करेंगे. नहीं रे, पे करना है तो there's a deadline. You must pay the TDS at least within due date of filing your ITR. तभी वो अलाउ होगा, वरना वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा. Is that okay with everybody? Yes. Payments without TDS. So ये दो चीजें हैं, not deducted और not paid within the ITR due date. Not paid within the ITR due date. Headline लिखो. Headline लिखो. ITR due date. ITR due date is given under section, कौन सा सेक्शन? 139(1). लिखो, ITR due date is given under, ITR का फुल फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न्स.
ITR due date is given under section 139(1). Yes, now there are two due dates, 31st July and 31st October. 31st जुलाई एंड 31st अक्टूबर। एक और ड्यू डेट होता है 30 नवंबर वाला, वो ट्रांसफर प्राइसिंग के असेसीज के लिए है। ट्रांसफर प्राइसिंग वाला प्रोविजन आपको इंटरमीडिएट में नहीं है। तीन ड्यू डेट्स है सेक्शन 139(1) की, 31st जुलाई, 31st अक्टूबर, 30th नवंबर। 30th नवंबर वाला ड्यू डेट आपको एप्लीकेबल नहीं है। 31st अक्टूबर वाले जो ड्यू डेट्स होते हैं उनको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है 30 सितंबर को। ये इस टाइप से आप पढ़ाई करोगे तो चलेगा। अभी टाइम नहीं है चैप्टर वाइज पढ़ने का, अब टाइम आ रहा है एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर को लिंक करके पढ़ने का। तो अगर मैं ITR के बारे में बात कर ही रही हूं तो लेट मी डिस्कस द ITR ड्यू डेट ऑल्सो। एग्जाम में क्वेश्चन चैप्टर वाइज नहीं आते, ठीक है। पहली बार पढ़ाई करते वक्त चैप्टर वाइज करना ठीक है, अब करना ठीक नहीं है। सो ITR ड्यू डेट इज गिवन अंडर सेक्शन 139(1), 31st जुलाई, 31st अक्टूबर। ओके, अब यहाँ पे आएंगे वापस सेक्शन 40A की तरफ। सेक्शन 40A क्या बोलता है? इनकम टैक्स ये खर्चा अलावेबल नहीं है, एडवांस टैक्स ये खर्चा अलावेबल नहीं है, सेस पे करो, इनकम टैक्स पे करो, सरचार्ज पे करो, ये फाइनेंस एक्ट की अमेंडमेंट है कि ये अलाउ नहीं होंगे। दूसरा, आपको अगर कोई भी पेमेंट करना है इट इज कंपल्सरी दैट यू डिडक्ट TDS। पहला, अगर आपने TDS डिडक्ट नहीं किया तो 30% खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। अच्छा मैम, ये एक बार डिसअलाउ हो गया तो क्या? बाद में अलाउ होता है, बाद में ये खर्चा अलाउ होता है जब आप TDS डिडक्ट कर दोगे या बाद में जब आप TDS पे कर दोगे। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। PKD पेड इंटरेस्ट टू आनंद सर 1 lakh, TDS नॉट डिडक्टेड, या हम बोलते हैं TDS डिडक्टेड बट नॉट पेड। PKD pays interest to Anand sir 1 lakh, TDS डिडक्टेड बट नॉट पेड। क्या टैक्स इम्प्लीकेशन होगा? इसका टैक्स इम्प्लीकेशन होगा डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर 30% of 1 lakh of 1 lakh which is 30,000. But not paid within due date of ITR. ITR के टाइम तक मैंने नहीं पे किया तो 30,000 को हम डिसअलाउ करेंगे, लेकिन मैंने बाद में पे कर दिया। PKD लेटर पेज TDS, तो लेटर एक्सपेंडिचर अलावेबल जितना डिसअलाउ किया था लेटर ये एक्सपेंडिचर अलावेबल हो जाएगा 30,000। लेटर मतलब अगले ईयर में अलाउ होगा। इट विल बिकम अलावेबल इन द नेक्स्ट ईयर। नोट इट डाउन, इट विल बिकम अलावेबल इन द नेक्स्ट ईयर। सिर्फ एक ही चीज का परमानेंट डिसअलाउंस होता है, सैलरी पेड टू NR या सैलरी पेड आउटसाइड इंडिया, इसको परमानेंट डिसअलाउंस होता है। सैलरी पेड टू NR और सैलरी पेड आउटसाइड इंडिया को क्या होता है? परमानेंट डिसअलाउंस। मतलब तुम बाद में भी पे करेंगे ना, सॉरी यू मिस द बस, अभी नहीं जा सकते, ठीक है। परमानेंट डिसअलाउंस, करेक्ट। मरियम इज सेइंग राइट मैम, TDS इज लेटर ऑन अलाउड इन द ईयर इन विच TDS इज पेड। जब तुम पे करोगे तब अलाउ हो जाएगा। 40 स्मॉल a में और क्या है? एडवांस टैक्स हो गया, TDS के बिना पेमेंट्स का हो गया, इनकम टैक्स का हो गया। हाँ, यहाँ आएगा एक वो परक्विजिट वाला पार्ट आएगा, टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, नॉन मॉनिटरी परक्विजिट वाला आएगा।
नॉन मॉनिटरी परक्विजिट वाला एक टैक्सेशन का पार्ट आएगा एम्प्लॉयर का, जो आईसीआई को पसंद है, दे समटाइम्स लाइक दिस एडजस्टमेंट। ठीक है, अब मैं समझाती हूँ उसको, समझाओ, किसी को कुछ याद आ रहा है क्या? ठीक है, मैं समझाती हूँ, सुनो। ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉई है। अब सुनो, एम्प्लॉयर इसको सैलरी दे रहा है, चल दे। तुम इसको परक्विजिट्स दे रहा है, दे दो। तुम इसको कुछ परक्विजिट्स काइंड में दे रहे हो, दे दो। अब बहुत ज्यादा लाड हो रहा है, तुमने सैलरी दिया, दे दिया, तुमने परक्विजिट्स दिया, दे दिया। वो परक्विजिट्स तुम मॉनिटरी भी दे रहे हैं, नॉन मॉनिटरी भी दे रहे, दे दो यार। चलो, मॉनिटरी मतलब पैसे दे रहे, नॉन मॉनिटरी मतलब उसको गाड़ी दे रहे, घर दे रहे, बंगला दे रहे, ये नॉन मॉनिटरी परक्विजिट हो गया, दे दो यार, चलो दे दो। अब तुम यहां तक ठीक है, यहां तक हमको बात हजम हो रही है। बात इसके आगे की है, यार तुम उसका टैक्स भी पे कर रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ पे सैलरी और पीजीबीपी साथ में आएगा, यहाँ पे फोकस करना, ये कॉन्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। मैम, यहाँ हो क्या रहा है, एम्प्लॉयर पेज टैक्सेस ऑफ एम्प्लॉई, यहां तक ठीक है। अब देखो, इस टैक्सेस कौन से टैक्स पे किए, अगर एम्प्लॉयर पेज टैक्सेस ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स, नॉन मॉनिटरी, एक तो तुम उसको काइंड में गिफ्ट पे गिफ्ट काइंड में परक्विजिट्स दे जा रहे हो, नॉन मॉनिटरी मतलब काइंड वाले, नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स दे रहे हो, वहां तक हमको प्रॉब्लम नहीं है। यार तुम उसका टैक्स भी पे कर रहे हो, नहीं चलेगा, इट विल बिकम अ डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर फॉर एम्प्लॉयर। आज आपको ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, that it is a disallowable expenditure for employer। आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है, it is a disallowable expenditure for employer। disallowable expenditure for employer मतलब क्या होने वाला है, देखो वो एम्प्लॉयर के इनकम में ऐड होने वाला है। who will end up paying tax on this? employer as a punishment। यार बहुत हो गया, तुम उसको नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स दे दो, चलेगा, उसका टैक्स भी तुम पे करोगे, it will not be okay। so tax on non monetary perquisites is paid by employer। इसका टैक्स ट्रीटमेंट समझो, ये सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि आप टैक्स पे कर रहे हो, कौन सा वाला टैक्स, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स वाला टैक्स आप एम्प्लॉई के लिए पे कर रहे हो, तो मैम एम्प्लॉयर के लिए दिस इज अ डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तुमको समझ है डिसअलावेबल मतलब तुम क्या करते रहे, डिसअलाउ करते मतलब तुम इनकम में ऐड कर देते। हाँ, डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर मींस यू एड इट इन इनकम, एम्प्लॉयर उस पे टैक्स पे करेगा। अब एम्प्लॉय के व्यू पॉइंट से सोचो, दिस इज पीओवी ऑफ एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू। यस, एम्प्लॉय के लिए ये तो फायदा है, एम्प्लॉय बोलता है बेस्ट है, तुम मुझे नॉन मॉनिटरी परक्विजिट दे रहे हो, आने दो, तुम उसका टैक्स भी दे रहे हो, आने दो, मेरा क्या जा रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो पे करने दो। लेकिन उसकी टैक्स ट्रीटमेंट में क्या है, नहीं, एम्प्लॉय बोलेगा ये मेरा बेनिफिट है, बट इट इज अ एग्जम्प्ट परक्विजिट, इट इज अ एग्जम्प्ट परक्विजिट। एम्प्लॉय को इस पे टैक्स देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पे टैक्स कौन देगा, एम्प्लॉयर। हमने एम्प्लॉयर को बोला बस हो गया, नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स ठीक है, उसका टैक्स भी तुम दोगे तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है मैम, लेकिन अगर ये अदर देन दिस है, ये वाला टैक्स नहीं है, सीन में अभी कुछ और है। सीन ऐसा है कि मैं पे कर रही हूं टैक्स, दूसरा अदर टैक्सेस मतलब नॉट ऑन मॉनिटरी परक्विजिट्स, बॉस आई एम पेइंग द टैक्स। दिस टैक्स किसका टैक्स है, एम्प्लॉई का। कौन पे कर रहा है, पेड बाय एम्प्लॉयर। अच्छा, एक और चीज, आप पढ़ाई कर रहे हो, एंजॉय द प्रोसेस। स्ट्रेस लेके पढ़ोगे पढ़ाई नहीं होती है, जो भी आप प्रोसेस कंप्लेन करोगे यार ये बहुत ज्यादा इतनी पढ़ाई है, फिर नहीं होने वाली। एंजॉय द लर्निंग प्रोसेस, डोंट टेक स्ट्रेस। सो टैक्स अदर वाला टैक्स है ऑफ द एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर। अब इसकी टैक्स ट्रीटमेंट, ये सीन है, अब इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है,
एम्प्लॉयर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? एम्प्लॉयर का पॉइंट ऑफ व्यू है दिस इज अलावेबल एक्सपेंडिचर. एम्प्लॉयर बोलेगा मेरे लिए तो खर्चा है, अलाउ करते हैं क्या? हाँ कर देते. फिर POV ऑफ एम्प्लॉई, दिस इज ट्रीटेड एज परक्विजिट. ट्रीटेड एज परक्विजिट मतलब इनकम. मैम एग्जाम्पल ऑफ टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट. आशी, व्हाट इज अ नॉन मॉनिटरी परक्विजिट? घर देना. वो परक्विजिट दे दिया, उस परक्विजिट का मैंने टैक्स भी कैलकुलेट करके वो भी मैं भर दूंगी. करेक्ट, इट इज ट्रीटेड एज इनकम. परक्विजिट करेक्ट. दिस इज फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन. फिर से रिपीट करूंगी एक बार. It is fulfillment of obligation. Is that okay? Right. So क्या हुआ यहाँ? स्टोरी क्या है? अंडरस्टैंड इट लाइक अ स्टोरी. एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का टैक्स, तुमको पता है एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉई का घर का लाइट का बिल पे करता है तो वो एम्प्लॉई के लिए परक्विजिट बनता है, उसको फायदा मिल रहा है. इट इज टैक्सेबल. परक्विजिट का मतलब क्या होता है? फायदा. ये फायदा एम्प्लॉयर से आता है इसलिए वो सैलरी में जाता है. सैलरी का दरवाजा कब खुलता है? व्हेन देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर. करेक्ट. तो अब क्या हो रहा है? अब वो थोड़ा जो एम्प्लॉयर है, यहाँ पे आपको दोनों के एंगल से समझना है. अब टाइम चला गया जहां आप चैप्टर वाइज समझते हो, अब टाइम आ गया एक ओवरऑल व्यू लेने का, और धीरे धीरे होगा. तुम डरो मत, घबराओ मत, अपना लर्निंग प्रोसेस है. डोंट टेल इतना भी नहीं आ रहा है, नहीं है. दिस इज ए लर्निंग प्रोसेस. हम लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं. अब सुनो, मेरा जो टैक्स है, मेरा माने में एम्प्लॉई है, मेरे नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स का टैक्स कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर के लिए खर्चा, मेरे लिए फायदा. ये हमारी भाषा में. अब इनकम टैक्स को जाके पूछो तुम क्या करते? इनकम टैक्स बोलता है नहीं नहीं एम्प्लॉयर तेरे लिए यह खर्चा अलावेबल नहीं है. खर्चा अलाउ नहीं है मतलब तुम उसको इनकम में ऐड कर देते. व्हेन एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड वी ऐड इट नो इन द इनकम. ओके, आप नहीं करते नेट प्रॉफिट एज पर P&L एडलेस करते हो. जो भी खर्चे अलावेबल नहीं होते आप क्या करते हैं? ऐड कर देते हो. फिर एम्प्लॉयर का इनकम आता है तो उस पर एम्प्लॉयर टैक्स पे करता है. समझ में आ रहा है? Okay, so this is a disallowable expenditure for employer, but it is exempt in the hands of the employee. अब दूसरा, अगर मेरा टैक्स एम्प्लॉय का दूसरे टैक्सेस पे किए, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स का नहीं, दूसरे, उस टैक्सेस को क्या होगा? यस, उस टैक्सेस में क्या होगा? अलावेबल एक्सपेंडिचर फॉर एम्प्लॉयर. और ये किसका परक्विजिट है, किसका फायदा है? एम्प्लॉई का. उसका ही फायदा, उसी का इनकम, उसी को टैक्स देना पड़ेगा. इज दैट ओके? श्योर? यस. दिस इज 40A. ऋतिक शर्मा, मैम नॉन मॉनिटरी का एग्जाम्पल अभी कितनी बार दिया है? घर देना, कार देना, काइंड में कुछ देना. ठीक है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मॉनिटरी परक्विजिट, जो काइंड में है, कैश में नहीं है. समझा क्या? सो प्लीज उसको थम्स अप दे दो जो जिनकी क्वेरी सॉल्व होती है. हाँ, अभी 40A सेक्शन देखो और क्या है. ओके, चलो दिस वाज 40A सिखा रही थी. 40A में आप पहले लिखो अब देखते, सुन के लेना. हाँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रॉयल्टी वाला, बट स्टिल आई विल टीच यू. रॉयल्टी वाला इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट मैं बताती हूँ. अगर कोई स्टेट कंपनीज है, गवर्नमेंट स्टेट कंपनीज है, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट उस कंपनीज को ओन कर रही है, ये कंपनीज टैक्स सेव करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को रॉयल्टी पे करते हैं. ओके, so such companies pay what? Royalty to state government. Why? अरे रॉयल्टी दिखाएंगे तो खर्चा दिखाएंगे. कौन सी कंपनीज पे कर रही है ये?
ऐसी कंपनीज पब्लिक सेक्टर कंपनीज है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इज अ स्टेक होल्डर। तो स्टेट गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर है। ये क्या करते हैं, बोलते गवर्नमेंट को डिविडेंड देंगे ना तो खर्चा अलाउ नहीं होगा। यार एक काम करते, इसको ना रॉयल्टी का नाम दे देते। सो व्हेन सच कंपनीज पे रॉयल्टी टू स्टेट गवर्नमेंट, व्हाई? बिकॉज दे वांट टू ट्रीट इट एज एन एक्सपेंडिचर, देन दिस विल बी disallowable expenditure under section 40A. This is not very important, but एक बार you should know, you know why this time's tax paper was tricky? Not because anything was out of syllabus. जो हम as a teacher, I never do ABC analysis. You will never see any of my videos doing ABC analysis. Because moment I do ABC analysis, जो C पार्ट का था ना इस बार वो ही सब आया। तो जब मैं क्लास में तुमको ABC एनालिसिस करके नहीं दूंगी तो हम पढ़ेंगे ना सब कुछ, तो फिर ट्रिकी नहीं लगता है पेपर। सच कंपनीज पे रॉयल्टी टू स्टेट गवर्नमेंट, इट इज अ डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 40A। समझ में आ रहा है क्या सबको? ओके, लेट्स गो अहेड। ये सेक्शन 40 स्मॉल ए हो गया। चलो फोकस करो बच्चे, बाकी कोई बात नहीं करेंगे। तो कौन से सेक्शंस हो गए आपके, हेडलाइन में लिख दो। 48(2) क्या है? रिलेटिव। रिलेटिव के लिए क्या याद रखना है? अनरीजनेबल। चलो हेडलाइंस में डाल दो। 48(3) क्या है? कैश। 10,000 कैश नॉट अलाउड, करेक्ट। 40A में मेनली क्या है? इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स या पेमेंट विदाउट TDS, बराबर ना? मेन तो यही है ना। या 40A में फिर हम एक और बोल सकते हैं, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनिटरी वर्क विजिट्स। इज दैट ओके? तो ये हो गया, सम अप हो गया। 48(2) हो गया, 48(3) हो गया, 40A हो गया। अब आई विल कम टू सेक्शन 40B। ये हेडलाइंस है, ये मैं भी ऐसे ही रख देती हूँ बॉक्स, फिर मुझे सम अप करने के लिए हेल्प हो जाएगा। कर दिया आपने? अब 2 ही सेक्शंस पढ़ाने, 40(b) और मेन 43B। बाकी के ये 2 मेन सेक्शंस है। ओके, डन है? अब सुनो सृष्टि, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। चलो अब हम फोकस करेंगे 40 कौन सा है? B। अब ध्यान से सुनना, हाँ बहुत ध्यान से सुनना, इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछती रहती है ICI बार बार, तो फोकस करेंगे। ये एक फर्म है, फर्म का नाम है फ्लावर एंड फायर। इसके पार्टनर्स है चंपा, चमेली एंड पुष्पा। इज दैट ओके? पहले तो एक मान लो कि फर्म और पार्टनर्स ये अलग अलग लोग होते हैं इनकम टैक्स के लिए। आपने पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा होगा कि फर्म डजंट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी वगैरह वगैरह, कीप इट इन पार्टनरशिप एक्ट। वो पार्टनरशिप एक्ट के यहाँ है। इनकम टैक्स बोलता है हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है हमारे लिए फर्म अलग पर्सन है, पार्टनर्स अलग पर्सन है। सो इनकम टैक्स एक्ट इज वेरी क्लियर दैट फर्म इज अ सेपरेट पर्सन एंड पार्टनर्स आर सेपरेट पर्सन। सो यहाँ मान लो यहाँ आपको क्या क्या समझना है, ये पूरे एंगल से सब कुछ समझ लेना है आपको, ठीक है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1-2-3 एडजस्टमेंट्स है जो ICI रिपीटेटिवली हमने देखा हुआ है कि ICI ने पूछी हुई है। तो प्लीज आप जितना मेरे साथ लिखते जाएंगे बहुत जरूरी है। आप ऑब्जर्व करना, जो PGBP का पार्ट आप लिख रहे हो हार्डली 10 पेजेस के ऊपर नहीं जाने वाला। जो आप लिख रहे हो कितना हो गया रहेगा आपका लिख के अभी तक? या even if it goes to 15-20, it's worth it.
9 पेजेस, आई टोल्ड यू 10 पेजेस के ऊपर तो हमने कुछ लिखा ही नहीं है, तो ज्यादा नहीं है। देखो अगर हम 15-20 पेजेस में पूरा पीजीबीपी अच्छे से लिख के समराइज कर रहे हैं तो बढ़िया है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे मैम आप बताना क्या चाह रहे हो। फर्म पार्टनर्स को, फर्म गिव्स 3 थिंग्स, फर्म गिव्स 3 थिंग्स टू द पार्टनर्स। फर्म क्या देते हैं? 3 थिंग्स टू द पार्टनर्स। सो फर्म इज गिविंग 3 थिंग्स टू द पार्टनर्स। ना पहला शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है? दिस इज एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ so this is the first thing that I would get as a firm gives 3 things to the partners. Share of profit, this is exempt in the hands of partners. दूसरा, firm pays salary. I'll first take interest. Firm pays interest on capital. इसके ऊपर भी जैसे एक एडजस्टमेंट आता है। अभी firm pays interest on capital. It is firm's expenditure and it gets covered under section 40B. कि कितना खर्चा फर्म क्लेम कर सकती है, इज इट अलाउेबल एक्सपेंडिचर। इनकम टैक्स ने लिमिट रखा है, नहीं तो क्या होगा, फर्म को जितनी मर्जी उतना इंटरेस्ट देते बैठेगी, नहीं, इट इज कवर्ड। फर्म के लिए इट्स एक्सपेंडिचर, मैक्सिमम लिमिट इज 12%। दिस कैन बी पेड टू वर्किंग एंड नॉन वर्किंग पार्टनर। देखो इंटरेस्ट आप किस पे दे रहे हो? कैपिटल पे दे रहे हो, तो उसका कोई लेना देना नहीं है विथ, उसका कोई लेना देना नहीं है कि आप वर्किंग या नॉन वर्किंग पार्टनर हो। आपने पैसे दिए, आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। आपने पैसे दिए तो आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। करेक्ट। अच्छा मैम, फॉर पार्टनर्स, अब किसके व्यू पॉइंट से? पार्टनर। फर्म के लिए खर्चा है, पार्टनर्स के लिए इनकम। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज पार्टनर्स इनकम। ये इनकम कौन से हेड में होता है? इट इज अंडर पीजीबीपी बिकॉज इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 28. It is under PGBP, it is covered under section 28. Believe me, if you want to do well in the exam, revise your PGBP from wherever you want to revise it and keep, watch these lectures and then you have to get down to problem solving. अब आपकी बारी है कि आप थोड़ा थोड़ा इनकम टैक्स वाला पार्ट कंप्लीट कर दो। मतलब इनकम टैक्स नहीं, आपको पीजीबीपी वाले एक आध दो क्वेश्चंस आपने करने चाहिए सॉल्व अभी पीजीबीपी वाले। गौतम आई थिंक सिर्फ तुम्हारे लिए हो रहा है, बाकी के लिए नहीं हो रहा है अभी वॉइस ब्रेक। अभी तो ओके होगा, बाकी के बच्चे बोल दे ओके। अब देखो पार्टनर्स के लिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज पार्टनर्स इनकम, इट इज टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। गलती से भी इसको आप आईओएस में नहीं लेंगे, आईओएस में नहीं लेंगे। आपको लग रहा है ये इंटरेस्ट है तो इसको आईओएस में लेना है, नहीं। यस, आपको ये समझना है दिस इज अंडर पीजीबीपी। दूसरा भी आपको ये समझना है जो इंपॉर्टेंट हिंट है कि मैम ये इनकम होगा, पता है पार्टनर्स इनकम क्या होता है? इज एग्जैक्टली इक्वल टू फर्म्स अलाउेबल एक्सपेंडिचर। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, ये May 22 के एग्जाम में आया है। आई जस्ट हैव May 22 का पेपर मेरे पास होगा, मैं जस्ट रीड करके लेती हूँ। यहाँ पे है क्या? May 22 का पेपर आई थिंक मेरे कंपाइलर में भी है। May 22 का पेपर निकालना। एक मिनट, आई ऑल्सो ओपन द कंपाइलर। 85 पेज पे क्या? पेज नंबर मेरे यहाँ ओपन नहीं होगा अभी, यहाँ पे इंटरनेट, मेरे को यहाँ वाईफाई नहीं कनेक्टेड है। ठीक है,
पेज नंबर 85, आई जस्ट रीड इट आउट हियर, आई हैव दिस कंपाइलर, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखाती हूँ। हम सॉल्व करने वाले May 22 का पेपर वैसे। अब मैं कहाँ हूँ, अब मैं नहीं, कहाँ गया, आई एम हियर, हाँ ओके। पेज नंबर 85 आपको पढ़ना है ना, तो इस टाइप से पढ़ाई होती है अभी वाली जो आपको करनी है। अब देखो पेज नंबर, ये May 22 का मैं एडजस्टमेंट यहाँ पे दे दूंगी मैम, सॉफ्ट कॉपीज ओके। अब सुनते हैं May 22 में देयर इज एन एडजस्टमेंट नंबर, हाँ इंटरेस्ट रिसीव्ड, पॉइंट नंबर May 22 एग्जाम पेपर, there's an adjustment number 7 which says she received some, whoever assessee received, interest received 2 lakhs paid by firm, ये पार्टनर के बुक्स में दिया है, paid by firm at 15% on capital, she is a sleeping partner. Now let us understand, ये देखो एक सिंपल सा एडजस्टमेंट है, May 22 में आया है, May 22 एग्जाम में ये सिंपल सा एडजस्टमेंट आया है। दिस इज इन May 22 एग्जाम, दिस इज एन एडजस्टमेंट ऑफ May 22 एग्जाम। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहाँ दिया है पार्टनर का डेटा दिया है, पार्टनर का वर्किंग करना है May 22 के एग्जाम में, पार्टनर का बाकी का इनकम है, बाकी के सोर्सेज है। देखो मैं ना, मेरा खुद का भी बिजनेस हो सकता है और मैं पार्टनरशिप में भी काम कर सकती है। तो ये जो पार्टनर है उसको इंटरेस्ट मिला 2 लाख। अब जब आप पार्टनर का इनकम कैलकुलेट करोगे ना, पार्टनर्स इनकम, प्लीज अंडरस्टैंड इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म यू विल नॉट टेक 2 lakhs, 2 lakhs ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि फर्म को मैक्सिमम देना कितना अलाउड है, 12%। वही सिखा रही हूँ। देखो पार्टनर के लिए और फर्म के लिए, फर्म के लिए मैक्सिमम लिमिट कितना इंटरेस्ट का, 12%। यू नो वन थिंग, 1 person's एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सन's इनकम। फर्म का कितना खर्चा, 12%, तो पार्टनर का कितना इनकम, 12%। फर्म्स एक्सपेंडिचर इज पार्टनर्स इनकम। इस एडजस्टमेंट में आपको करना क्या है, इस एडजस्टमेंट में आपको ये करना है कि मैम अगर 15% के लिए उसको 2 लाख दिया, for 15% she is getting 2 lakhs. Please note this down, adjustment. Note down, इसी एग्जाम्पल पे May 22 का ये एडजस्टमेंट है। अब देखो May 22 के पेपर में बोल के नहीं आएगा ये इस चैप्टर से आ रहा है, ये सेक्शन का आ रहा है, आपको समझना है ऐसा। नोट डाउन द एडजस्टमेंट। अब जरूरी नहीं May 22 में आ गया है तो इमीडिएटली आपके November 22 फिर, बट कॉन्सेप्ट आपको समझना है, अप्लाई कैसे होता है। अच्छा, जानबूझ के आपको कंफ्यूज करेंगे, शी इज अ स्लीपिंग पार्टनर। अरे इंटरेस्ट वर्किंग को दो, नॉन वर्किंग को दो, स्लीपिंग डॉर्मेंट पार्टनर किसी को भी दो। इज इट अलाउड? यस इट इज अलाउड, इट इज अलाउड। सो जब पार्टनर का वर्किंग करेंगे, इंटरेस्ट आप निकालोगे, पता है आप कौन से हेड में ऐड करोगे, पीजीबीपी। लेकिन क्या आप 2 लाख ऐड करोगे? नहीं। फर्म्स एक्सपेंडिचर, पार्टनर्स इनकम। फर्म को कितना एक्सपेंडिचर अलाउड है, 12%, तो पार्टनर का कितना इनकम, 12। अच्छा, तुम्हारा ये इंटरेस्ट अगर 10% होता तो हमको प्रॉब्लम ही नहीं होता। तो 10% अलावेबल, जितना मिला उतना इनकम। 12 से ऊपर गया तो हमको प्रॉब्लम है। अप टू 12 वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। कैन फॉर्म पे 10%, यस। कैन फॉर्म पे 11%, यस। कैन फॉर्म पे 12%, यस। ओ माय गॉड, इफ यू पे अबाउट 12% देन वी हैव अ प्रॉब्लम। सो 12% इज 2 lakhs, सो 15% इज 2 lakhs, सो 12% आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कम्स टू 1,60,000। तो बेटा भले ही उसको 2 लाख मिले, उसका इनकम टैक्स वर्किंग करते वक्त जब आप पीजीबीपी का वर्किंग करोगे, यू विल शो हर इनकम एज ओनली 1,60,000 विल बी इनकम ऑफ द पार्टनर। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? समझ में आ गया? ये May 22 का एडजस्टमेंट है। अब आगे सैलरी की बात करेंगे। करें सैलरी की बात अभी?
तो क्या क्या हो गया, ये 1 शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया, 2 फर्म पेज इंटरेस्ट 2 ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये हो गया। अब तीसरी बात है फर्म क्या देती है, तीसरी बात है फर्म पेज सैलरी। तीसरी बात क्या है, फर्म क्या पे कर रही है, सैलरी। नाउ फर्म इज पेइंग सैलरी, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, इट इज फर्म्स एक्सपेंडिचर। तो फर्म का एक्सपेंडिचर है कवर्ड अंडर 40B, देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट दैट वील हैव टू सी, प्लस आई एम अलाउड टू पे इट ओनली टू वर्किंग पार्टनर। सैलरी इज गिवन फॉर डे टू डे वर्किंग, तुमने फर्म में से पैसे लगाए तो तुमको इंटरेस्ट मिलेगा, तुम फर्म के लिए काम करोगे तो तुमको सैलरी मिलेगा, ओनली टू वर्किंग पार्टनर। बिल्कुल नयनी दोषी, दैट 40,000 पे फर्म के लिए डिसअलाउ हो गया है तो उस पे फर्म ने ऑलरेडी टैक्स दे दिया है, बिल्कुल सही। Now what is the maximum limit? Maximum limit is dependent on book profit. On the first 3 lakhs of book profit, it is 90% of book profit or 1,50,000, whichever is higher. एंड ऑन बैलेंस, ये बुक प्रॉफिट के पहले 3 लाख पे, ये बैलेंस पे। So it is firm's expenditure and it is partner's income. So firm के लिए expenditure and for partner it is salary received is income under the head of PGBP. Don't take it under salary, this is under section 28. गलती से भी इसको सैलरी में ऐड मत करना। कितना इनकम होगा? पार्टनर्स इनकम इज इक्वल टू फर्म्स एक्सपेंडिचर। अच्छा, ऐसे किसी स्लीपिंग पार्टनर को सैलरी मिले तो फर्म के लिए खर्चा नहीं होगा वो, और पार्टनर के लिए इनकम नहीं होगा क्योंकि वो खर्चा पूरा डिसला हो जाएगा। हो गया? तो कौन सा सेक्शन हो गया? 40 स्मॉल ए हो गया, 40 बी। अभी ये आपकी जो हेडलाइन में हमने लिखा है, देखो सारे डिसअलावेबल एक्सपेंसेस एक जगह पे अगर आपको लिखने होंगे तो ये देखो 40 बी इज इंटरेस्ट एंड सैलरी टू पार्टनर्स। याद रखने के लिए, ठीक है। अब 48(9) वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी बता दूंगी। अब 43B जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगी अभी पहले। सचिन, स्लीपिंग को सैलरी देंगे क्यों? वैसे भी ये तुझे और मुझे पता है, बट एग्जाम में वो देंगे तेरा नॉलेज चेक करने के लिए, ठीक है ना। हाँ, जनरली हम नहीं देंगे, बट एग्जाम में दिया तो तुझे पता होना चाहिए कि नहीं बेटा। हाँ, इंटरेस्ट अलाउड है लेकिन सैलरी अलाउड नहीं है, बिल्कुल सही। अब डिसअलाउएबल में एक ही पार्ट बचा है, 43B। 2 छोटे हैं वो बता दूंगी, रुको। लेकिन ये हो गया सबका। अब हम रिवाइज करेंगे सेक्शन 43B। अब मैं बताती हूँ इसके बारे में।
अब अंडरस्टैंड, I'll give you one example relating to remuneration. Okay, we'll do that. I'll give you. अभी दे दूं क्या? ठीक है, चलो एक कर देते. सुनो, पहले इसको पोस्टपोन करते हैं. अभी अपन रेम्यूनरेशन लेते हैं. बुक प्रॉफिट मान लो 6 lakhs. Actual remuneration अच्छा रुको, ऐसा नहीं दिखाती, रुको प्रॉपर ही दिखा देती तुमको. पार्टनर को रेम्यूनरेशन तुमने 6 lakhs 5 lakhs दे दिया. लिख रहे क्या तुम? मेरे साथ लिखते जाओ. ये बाय जीपी बोलेंगे ना इधर. 5 लाख 2 लाख 550 750 हो जाएगा. ये इतना ही देते हो एडजस्टमेंट, ज़्यादा ये नहीं करती अभी. नेट प्रॉफिट 550 कर दो तो मुझे जीपी बता देना. या टेल मी द जीपी. चलो नोट इट डाउन, तो फटाफट एक वर्किंग भी कर लेंगे, समझ में आ जाएगा. कितना आ रहा है जीपी? तेरह लाख. ठीक है, लेट्स राइट डाउन जीपी 13 lakhs. हाँ चेक करो ना. आंसर, लेट्स स्टार्ट. फर्म का इनकम निकालने का. ये किसका पीएनएल दिया है? फर्म का. लेट्स फाइंड आउट द इनकम ऑफ द फर्म. क्या? 13,33,000. ठीक है, 13,33,000. ओके, कर दिया. हाँ 1333 सबका वही आ रहा है यहाँ पे भी. ओके डन. अब रेडी. अब देखो आंसर. आई एम गोइंग टू डू फाइंड आउट पीजीबीपी. किसका फाइंड आउट करेंगे? फर्म का. ये मेरा आंसर है. कैलसी पे घर पे सॉल्व नहीं करने का, ऐसे रफ में टी फॉर्मेट में करके सॉल्व करने का. तुम दोनों ओए चलो. हाँ घर पे भी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करो इस टाइप से रफ में सॉल्व करने का. ठीक है. नाउ व्हाट टू डू? फर्म्स इनकम. मुझे फर्म का पीजीबीपी निकालने का है. पर्टिकुलर्स 2 कॉलम्स बना दो. आई विल स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल. व्हाट इज द नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल? 5,50,000. अब एक एक डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं अपन. सुन लेना. चलो नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल. आई एम डूइंग दिस वर्किंग. My question is to find out PGBP of the firm. I have to find out the business income of the firm. फिलहाल सॉफ्ट कॉपी ऑफ नोट्स की जरूरत नहीं, मैं सब लिखवा के दे रही हूँ. सब लिखवा के दे रही हूँ नोटबुक में. ठीक है. कौन सा बैलेंस 40K का एग्जाम्पल जो आपने
नहीं दिया उसका क्या होगा? कौन सा 40K? विच 40K आर यू टॉकिंग अबाउट? ओ ये बैक में लेक्चर देखता होगा, वो टाइम लैग होता है ना, ये 40K की बात कर रहा है क्या? मुझे नहीं समझ, नहीं यहाँ पे भी नहीं है 40K, इधर ही होगा। सो वो मैं, तू सुन ना, जब जरा एग्जाम्पल मेरे को डिटेल में डाल तो मेरे को समझेगा तू कौन से बात कर रहे हैं। हम बहुत आगे हैं अभी, देयर इज अ लैग ना। हाँ अब सुनो, चलो नेट प्रॉफिट एज पर P&L, किसकी बात हो रही है? नेट प्रॉफिट एज पर P&L 5,50,000। ओके, उसके बाद क्या होगा? अब देखते P&L में क्या क्या दिया है। इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, पहले रेम्यूनरेशन को ऐड करना पड़ता है। बुक प्रॉफिट निकालने के लिए पहले रेम्यूनरेशन को ऐड करना पड़ता है। बुक प्रॉफिट करने के लिए आई हैव टू डू ऑल एडजस्टमेंट्स, ऐड लेस। डू यू नो हाउ डू वी कैलकुलेट बुक प्रॉफिट? बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? बुक प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट add oblique less all adjustments from section 28 to 44 and you have to add remuneration also. You have to add remuneration also. आपको क्या करना पड़ेगा? remuneration भी add करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ आई थिंक वो पार्टनर के इनकम, बट इतना तो बैकलॉग में क्या, हम बहुत आगे अभी। अच्छा फिर भी उसने क्योंकि सवाल पूछा है तो मैं बोल देती हूँ। 40,000 का क्या करेंगे? पहले तो समझ लो मैं अकाउंटिंग नहीं सिखा रही हूँ, तो उसको पार्टनर को रिसीव होगा 2 लाख, बट इनकम टैक्स की वर्किंग में टैक्स होगा 1,60,000। तो 40,000 का क्या करूं? हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे, पहली बात। हम इनकम टैक्स की वर्किंग कर रहे हैं। उसको मिलेगा 2 लाख, बट उसको टैक्स देना है 160 पे। क्यों मैम? क्योंकि वो 40 फर्म के लिए डिसअलाउ हो गया, तो 40 पे फर्म टैक्स पे करेगा। ठीक है, वो May 22 वाले एडजस्टमेंट की बात हो रही है। ये कौन सी एडजस्टमेंट की बात हो रही है? May 22 वाले। ठीक है, अब आगे जाएंगे, आगे मतलब इधर ही है अभी अपन। हाँ अब हमको सवाल है, पार्टनर की सैलरी निकालना है, फर्म का इनकम निकालना है। नेट प्रॉफिट एज पर P&L। हाँ रेम्यूनरेशन भी जो होता है वो ऐड कर लो, जो आएगा उसको बोलते हैं बुक प्रॉफिट, उसको बोलते हैं बुक प्रॉफिट। फिर इस बुक प्रॉफिट के पहले 3 लाख के 90% तक हम दे सकते हैं, बाद में 60% दे सकते हैं। नेट प्रॉफिट एज पर P&L इज 550। P&L के एडलेस एडजस्टमेंट्स, रेम्यूनरेशन देना अलाउड नहीं है, पहले ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि हमें बुक प्रॉफिट निकालना है। सो ऐड रेम्यूनरेशन, तो कितना रेम्यूनरेशन है? 5 लाख, उसको ऐड कर दो। ऐड इनकम टैक्स, आज ही सिखाया। इनकम टैक्स इज ए डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 40 स्मॉल है, तो वो 20,000। देखो ये पहले ही बोलता है आपको सारा एडलेस करना है, 28 से लेके 44 तक जो डिसअलावेबल है, अलावेबल है, सारी एडजस्टमेंट्स करनी है। रेम्यूनरेशन को ऐड करना है, जो प्रॉफिट आएगा उसको बोलेंगे बुक प्रॉफिट, उसको बोलेंगे बुक प्रॉफिट। ऐड इनकम टैक्स का 40A के अंडर 20,000। आगे देखते हैं सैलरी टू स्टाफ। मान के चलो यहाँ एक एडजस्टमेंट दिया है क्वेश्चन में, 22,000 सैलरी पेड इन कैश, ऐसा मान के चलो एडजस्टमेंट दिया है। 22,000 सैलरी पेड इन कैश, तो क्या करेंगे? ऐड कैश पेमेंट ऑफ सैलरी 22,000। फिर ऑफिस एक्सपेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी कहीं प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बन जाएगा आपका बुक प्रॉफिट। घर पे भी सिंपल 2 लाइंस बना के सिंपल आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, डायरेक्ट कैलसी पे नहीं करना है। डू नॉट सॉल्व क्वेश्चंस डायरेक्टली ऑन कैलसी, यू विल बी लॉस्ट। मैंने ये एडजस्टमेंट ऐड किया या नहीं किया पता नहीं, एक रफ पेपर लेके उसको रफ में सॉल्विंग करेंगे। रेम्यूनरेशन इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि बुक प्रॉफिट में वो ऐड करना होता है। यू हैव टू ऐड रेम्यूनरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग बुक प्रॉफिट। हाँ पहले तुम्हारे रेम्यूनरेशन के पहले बुक प्रॉफिट, तो मुझे एक्चुअल प्रॉफिट तो बताओ रेम्यूनरेशन देने से पहले, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए रेम्यूनरेशन को ऐड करते हैं। गाइज आपको कंपलसरी, आपके जो भी क्लासेस के होंगे नोट्स, आपको आज घर जाके कंपलसरी नोट्स में से 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने।
सी ये पहले एक चीज बता देती हूँ, जब आप बोलते हो ना मैम ये करवा दो, मैम वो करवा दो, आप जितना ऐसे बोलोगे ना मैम ये आप कराओ वो आप कराओ, मैं करा दूंगी, बट उससे आपको फायदा नहीं होता है। फायदा आपको उसी चीज से होता है जो आप खुद से जाके एफर्ट लेके करते हो। तो ये मैंने पढ़ा दिया, एक रीपुश दे दिया। अब आपका काम है घर जाके मैं जो बोल रही हूँ वो सीक्वेंस फॉलो करो। सॉल्व एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ पीजीबीपी, सॉल्व 3 क्वेश्चंस ऑफ पीजीबीपी। क्वेश्चन पढ़ो, एडलेस आपको जो एडजस्टमेंट सिखाई है वैसे करो और रफ में सॉल्व करके आओ। फिर अपन जब एग्जाम प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसमें और मजा आएगा। हीता 22 अलाउेबल कहाँ है? ओ माय गॉड, हीता 22,000 सैलरी पेड इन कैश, 10,000 के ऊपर कैश में अलाउेबल नहीं। आज नहीं किया सेक्शन 48(3), ऐसे क्यों कर रही है तू? ओके अब सुनो, बुक प्रॉफिट आएगा। अभी सुनो, मैं आपको एक फंडा बताती हूँ। अब एक फंडा बताती हूँ जिनको ये एडलेस का कॉन्सेप्ट नहीं पता। इनकम टैक्स ये अलावेबल खर्चा नहीं है। अब आप अकाउंटेंट होता है एक, ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट, डू यू नो नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया आपने? ये 1330 माइनस सारे खर्चे। जिन लोगों को इसमें डाउट है मैं एक ही बार बता दूंगी, फिर माई लाइफ इज इजियर व्हेन आई डू पेपर सॉल्विंग। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, योर नेट प्रॉफिट इज 5,50,000। प्लीज फोकस, योर नेट प्रॉफिट इज 5,50,000। अब अंडरस्टैंड, नेट प्रॉफिट ये 5,50,000 है। अब आप क्या करोगे? अकाउंटेंट को बोलोगे यार ये इनकम टैक्स अलावेबल खर्चा नहीं है। अकाउंटेंट तू इधर आ। पहले अकाउंटेंट को बुलाने से पहले आपका मन बना लो वेदर ये खर्चा अलावेबल है या अलावेबल नहीं है। तो आप देखो मैम ने क्या सिखाया। अच्छा, इनकम टैक्स ये अलावेबल एक्सपेंडिचर नहीं है, इट्स ए डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर, सेक्शन 40A के तहत अलावेबल नहीं है। अब अकाउंटेंट को बुलाने का, अकाउंटेंट तूने क्या किया? वो बोलता है देख लो ना पीएनएल में मैंने तो इनकम टैक्स को डेबिट कर दिया। हाँ, अब उसको पता नहीं है कि अलावेबल है। उसने थोड़ी आपके जैसे क्लासेस अटेंड करी है, उसने थोड़ी आपके जैसे वो एक्ट पढ़ने जा रहा है, वो तो सिंपल बीकॉम कर रहा है सिर्फ। तो अकाउंटेंट को ये कुछ नहीं पता। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि इनकम टैक्स अलावेबल खर्चा नहीं है, वो तो आप उसको बता रहे हो कि ये खर्चा अलावेबल नहीं है। तो ये खर्चा जब अलावेबल नहीं है, व्हाट इज हैपनिंग? अकाउंटेंट ने डेबिट करने की वजह से उसने गलत किया और उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट 5,50,000 से कम, 5,50,000 में ऑलरेडी ये माइनस हो चुका है। तो मेरा प्रॉफिट गलती से कम हो गया 20,000 से, लेकिन वो अलावेबल नहीं है, इसलिए अभी वो प्रॉफिट बढ़ेगा। उसने गलती, 3 काम होते हैं। पहले आप मन बना लो इनकम टैक्स क्या बोलता है, उसके हिसाब से वेदर अलावेबल है अलावेबल नहीं है क्या है। दूसरा होता है आपको ये जानना है कि अकाउंटेंट ने क्या दिया, और तीसरी है कि आपको देखना है उसने गलत किया है तो करेक्शन करना है, उसने सही किया तो हमें कुछ नहीं करना। करेक्ट। अब समझ लो कि इसलिए इनकम टैक्स मैंने ऐड कर दिया। यस, अकाउंटेंट तुमने क्या किया? तो अकाउंटेंट बोलता है मैंने पीएनएल को डेबिट किया, तो गलत किया तो प्रॉफिट गलती से कम हो गया, रेक्टिफाई करने के लिए ऐड करो। तो इसलिए अभी बुक प्रॉफिट कितना आ रहा है बता दो मुझे। ये तो 5 लाख इधर 5,42,42 आएगा ना, 542 मतलब 10,92,000। देख लो, बुक प्रॉफिट 10,92,000। अब इस बुक प्रॉफिट से हम बोलेंगे, फर्म बोलेगी ये मेरा प्रॉफिट है। नहीं नहीं नहीं, तुमने तो पार्टनर्स को 5 लाख सैलरी दिया, अब हमें देखने दो ये सही है कि नहीं है। फर्म ने 5 लाख खुद से दे दिया, फर्म और पार्टनर ने मिला के डिसाइड कर लिया कि हमें 5 लाख देना है, 2.5 एक पार्टनर को, 2.5 दूसरे पार्टनर्स को। अब हम बोलेंगे लेस अलावेबल रेम्यूनरेशन। अब हम करेंगे यहाँ पे कितना रेम्यूनरेशन अलाउ होगा। मैम इंटरेस्ट का क्या? 1 मिनट, पीएनएल में इंटरेस्ट डेबिटेड है, ये सही है, पार्टनर्स को दिया क्योंकि ये 12% के हिसाब से दिया है। अगर ये 12 नहीं होता, ज्यादा अमाउंट होगा तो हम वो डिसअलाउ करते। यस, सो प्लीज आपको फर्म और पार्टनर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आपका नॉर्मल एक प्रॉब्लम होगा, एक रिसीट पेमेंट वाला क्वेश्चन होगा। आज आपको घर पे जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू टेक एफर्ट्स। आप एफर्ट लोगे तो होगा। ऐसे अगर सिर्फ लेक्चर देखने से पास हो जाए तो आज पूरी जनता सीए बन जाती। डू यू अंडरस्टैंड दैट? दैट्स नॉट द थिंग, एवरीबडी इज नॉट बिकमिंग अ सीए। प्लीज फोकस। हाँ, अब आगे अलावेबल भी लेस करना है क्या नहीं करना है, वो ऑलरेडी लेस हो चुका है।
जब ये पीएनएल में 550 आया है, ये खर्चे सारे लेस हो चुके हैं, ठीक है। अब वो देखते हैं, टोटल बुक प्रॉफिट इज 10,92,000। कितना बुक प्रॉफिट है? 10,92,000। अब 1092 में से फर्स्ट 3 lakhs पे, इसमें से फर्स्ट 3 lakhs पे 90% म्हणजे 2,70,000। ऑफ कोर्स आई नो, और 1,50,000 मुझे पता है, चेक करते वक्त हम 90 या 150 विच एवर इज हायर देखते हैं। एंड बैलेंस, अब बैलेंस क्या बचा? 7,92,000। उसके ऊपर कितना? तो इसका 60% निकालो। 4 लाख, तो टोटल कितना है? 7,45,200। दिस इज द लिमिट, ये मैक्सिमम अलाउड है। इतनी सैलरी आप दे सकते हो, इसके अगेंस्ट दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। बट व्हाट इज द एक्चुअल रेम्यूनरेशन? एक्चुअल आप सैलरी दे रहे हो 5 लाख, बॉस क्या ये लिमिट के अंदर है? हाँ, तो हम उतनी अलाउ कर देंगे। तो हमने ये पूरा वर्किंग इसके लिए किया कि यार जो तुम 5 लाख दे रहे हो वो सही है। अच्छा, अगर तुम 7,45,200 से ज्यादा देते, 8 लाख 9 लाख देते, तो हम उतना अलाउ नहीं करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, these lectures are for those students who have done tax earlier. Either you have given an attempt, you've studied it once, then no problem. So allowable will be 5 lakhs. Therefore firm का PGBP आएगा 5,92,000। करेक्ट है? डन है? ये कौन सा सेक्शन हो गया? 40B। ये 3 lakhs कहाँ से आया? ये 3 lakhs सेक्शन 40B से आया, यहां से आया। ये फर्स्ट 3 lakhs ये एक्ट से आया है। श्वेता, दिस इज द लिमिट गिवन इन सेक्शन 40B। ये एक्ट से आया है, एक्ट ने ये दिया है। Okay, again please understand, these are lectures only for those who have studied tax once. मनप्रीत, 5 लाख कैसे डिसाइड किया होगा? डीड नेट बोला होगा या पार्टनर्स डिसाइड करते हैं, जो भी फर्म डिसाइड करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। Shweta, the lecture is on there on YouTube. So please watch it again, and if you have any doubt, ask me again on Monday, I'll solve it. Okay, आगे जाएंगे। I'll come to section 43B now. अब देखते हैं section 43B. अब what does section 43B say? 43B says there are some expenses, लिखो, some expenses allowed on payment basis. Some expenses allowed on payment basis, लिखो। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा है, मुझे भी चेक करना पड़ेगा, फिर नया लिंक दे दूंगी। चिल, रिलैक्स। माय ऑफिस फॉरवर्डेड दैट लिंक, आई शेयर दैट। उसमें नहीं हो रहा है तो हम नया ग्रुप बनाकर नया लिंक शेयर करेंगे मंडे को। इट्स ओके।
Okay, let's understand. Yeah, so some expenses are allowed on payment basis. Some expenses are allowed on payment basis. ठीक है, अब सुनो मतलब क्या, यहाँ पे आपको पता है कौन से टैक्सेस, फीस और सेस पेएबल अंडर एनी लॉ, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस. मैम हो तो गया, अच्छा हो गया ज्वाइन तो ग्रेट है ना. ये जो ज्वाइन हो रहा है नहीं हो रहा है आप क्लास के बाद हम देख लेते हैं, ठीक है ना. चलो नहीं हुआ तो कुछ तो देखेंगे वापस, यू विल गेट अ इनवाइट या लिंक, कुछ और शेयर करेंगे, ठीक है. टैक्सेस फीस, एनी टैक्सेस सेस और फीस पेएबल अंडर एनी लॉ, ठीक है. अब उसके बाद बोनस एंड कमीशन, किसको देते हैं बोनस एंड कमीशन? टू एम्प्लॉइज. किसको दिया रहे बोनस और कमीशन? एम्प्लॉइज को. बोनस एंड कमीशन पेड टू एम्प्लॉइज. उसके बाद लीव सैलरी टू एम्प्लॉइज. इंटरेस्ट मैं एक ही बार लिखूंगी, इंटरेस्ट यहाँ पे आप बैंक को दे सकते हो, कोऑपरेटिव नहीं, फ्रेंड्स वाला कवर्ड नहीं है, एनबीएफसी. एम्प्लॉयर्स कंट्री टू पीएफ या एनी स्टाफ वेलफेयर एंड पेमेंट टू रेलवेज. कुछ छूटा क्या चेक करना. वहां पे नंबर जो भी 7-8 होगा मैंने कुछ कुछ कंबाइन भी किया रहेगा, जैसे मैंने इंटरेस्ट कंबाइन कर दिया है. तो यू कैन जस्ट चेक फ्रॉम द सेक्शन इफ यू हैव मिस्ड आउट एनीथिंग. दीज आर द एक्सपेंसेस विच विल बी अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस. इसका मतलब क्या है, ये कैसे एग्जाम में आता है, इसकी क्या एडजस्टमेंट्स होती है अब बताऊंगी. पहले देखो मेरी लिस्ट से कुछ छूट तो नहीं गया है, जस्ट चेक. Note it down. Check if anything is missed out. Then I'll give you example. Check all expenses are covered. पहले ही लिखा ना टैक्स सेस ड्यूटी. आ गए सारे? ओके नाउ लिसन. नाउ आई विल एक्सप्लेन. ग्रेचुइटी यहाँ नहीं कवर होता है. ओके लीव सैलरी लिख के दिया है मैंने. ग्रेचुइटी किसी और सेक्शन में है और वहां बोला गया ग्रेचुइटी पेमेंट बेसिस पे अलाउ होगा, वो अलग सेक्शन है. यहाँ अब सुनना ये क्या है, कब पेमेंट करना चाहिए. अभी सुनो, आपका पीवाई है 22-23. क्या हुआ, कुछ अलग आवाज है ना इसलिए थॉट. ओके योर पीवाई इज पीवाई 22-23. करेक्ट बराबर है क्या? तो आपका पीवाई 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 वाला है. अब इस साल में मेरा बोनस है, मैंने रिकॉर्ड किया, अभी तक पे नहीं किया. बोनस अकाउंट डेबिट टू बोनस पेएबल. आई डिडंट पे इट. स्टाफ को मैं बोनस दे रही हूँ 1 लाख. नाउ ये खर्चा कब अलावेबल होगा? देयर इज अ लिमिट. 43B पहले तो समझ के लो, उन लोगों के लिए जो मर्केंटाइल बेसिस फॉलो करते हैं. जो कैश सिस्टम कर रहे हैं उनके लिए है ही नहीं, क्योंकि कैश सिस्टम फॉलो कर रहे तो उनमें वैसे भी सारे एक्सपेंसेस पेमेंट बेसिस पे. This section is applicable only for those who are following mercantile. आप mercantile फॉलो कर रहे हैं. अब आपको अगर बोनस ये 1 लाख अलावेबल खर्चा चाहिए, then you must pay bonus either within PY 22-23, उस PY में तो पे करो, या within ITR, उस साल का ITR के ड्यू डेट के पहले.
आइदर ये पेमेंट के लिए मेरे पास दो ही ऑप्शंस है, पेमेंट के लिए मेरे पास ये दो ही ऑप्शंस है, आइदर पे इट विद इन द पीवाई और विद इन द आईटीआर का ड्यू डेट। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, ठीक है बता दूं अभी। सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों को लगता है इनकम टैक्स भी यहां कवर होगा। इनकम टैक्स पहले अलाउेबल खर्चा नहीं है, देन सवाल ही नहीं आता वेदर इट विल बी अलाउड ऑन कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। बॉस इनकम टैक्स ये अलाउेबल खर्चा ही नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स विल ऑलवेज बी डिसअलाउेबल। इनकम टैक्स ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज डिसअलाउेबल। आप उसको पे भी करो पे मत भी करो, वो ऑलवेज क्या रहने वाला है, डिसअलाउेबल एक्सपेंडिचर। इनकम टैक्स हमेशा डिसअलाउेबल है, 43 में कवर नहीं होगा। बाकी के टैक्सेस है इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो यहाँ क्या क्या कवर होगा टैक्सेस के फॉर्म में, मैम इनडायरेक्ट टैक्सेस कवर होंगे, म्युनिसिपल टैक्सेस कवर हो सकते हैं। ये जरूरी है कि आप विद इन पेमेंट कर दो। गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ये 5-6 जो भी एक्सपेंसेस हमने लिखे, गवर्नमेंट चाहती है यार पे तो कर दो, जिस साल को खर्चा बिलोंग करता है उस साल में पे कर दो, और उस साल में पे नहीं किया तो उसके आईटीआर के टाइम तो पे कर दो, तब खर्चा अलाउ करेंगे, वरना हम खर्चा अलाउ नहीं करेंगे। सो यहाँ आते हैं टैक्सेस, बट ऐसे टैक्स या फीस जो एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट में हो। बोनस एंड कमीशन पेएबल टू एम्प्लॉइज, लीव सैलरी टू एम्प्लॉइज, इंटरेस्ट बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स एनबीएफसी को जो इंटरेस्ट देते हैं आप वो विद इन ड्यू डेट आप भर दो, उनको पे तो कर दो। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री टू पीएफ एंड पेमेंट टू रेलवेज, दीज एक्सपेंसेस आर गेटिंग कवर्ड अंडर 43B। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस, तो ये खर्चे कवर होते हैं अंडर सेक्शन 43B। अब आपको ये समझना है, यस आपको ये समझना है, इंटरेस्ट में भी अगर अनपेड इंटरेस्ट है, अनपेड इंटरेस्ट कवर नहीं होगा। अनपेड इंटरेस्ट मींस इंटरेस्ट दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लोन। आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया तो कभी कभी आप बैंक को जाके रीस्ट्रक्चरिंग करा सकते हो। मेरा ओरिजिनल लोन 10 लाख का है, 2 लाख का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, अब पता है बैंक क्या करके देगी, इसको रीस्ट्रक्चर करके 12 लाख का लोन कर देगी। कभी कभी ऐसा हो गया, कोविड में 10 लाख का लोन है, 2 लाख का इंटरेस्ट है, बैंक क्या करेगी, आपको बोलेगी ठीक है तुमको नहीं जम रहा है, चलो रीस्ट्रक्चर कर देंगे, लोन के अमाउंट इस 12 लाख कर देंगे, अब तुमसे 12 लाख वसूलेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अब ये इंटरेस्ट अनपेड ही है, ये आपने अभी तक पे नहीं किया। जब इंटरेस्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लोन, डोंट ट्रीट इट लाइक पेमेंट। व्हेन इंटरेस्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लोन, डोंट ट्रीट इट लाइक पेमेंट। When interest gets converted into loan, do not treat it like payment. यहां नहीं है वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कवर होगा यहाँ पे, डोंट वरी, वो एचपी में। ठीक है, लिखा क्या? बस 2 मिनट लूंगी, फिर आई लीव यू, देन द प्रिजम्पटिव वाला पार्ट आई विल कंटिन्यू। अब मैं आपको एक शेड्यूल भी बना के दे देती हूँ। आई विल कंटिन्यू विद 43B एंड देन आई विल कम टू लास्ट पार्ट दैट इज प्रिजम्पटिव एंड क्या बोलते हैं, प्रिजम्पटिव एंड टैक्स ऑडिट। उसी लेक्चर में अगर मुझे लगा टाइम है तो उधर ही प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करा दूंगी, 1-2 पेपर सॉल्विंग भी करा दूंगी 1-2, फिर सैलरी पे आएंगे। ओके अब सुनना, पेमेंट कब तक करना है ये लिख के लो। यू मस्ट पे इट विद इन ड्यू डेट और विद इन द आईटीआर का ड्यू डेट फॉर दैट ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ पेड लेटर देन एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड लेटर, नॉट नाउ, विल बी अलाउड लेटर। बाद में पे करते, बाद में खर्चा ले लो, अभी नहीं अलाउ होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मुझे सीक्वेंस नहीं ब्रेक करना है क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ, मैं कल कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं डालूंगी। आई वांट लेक्चर्स टू कंटिन्यू इन अ लिंक। माय लेक्चर 1 इज ऑन पीजीबीपी, माय लेक्चर 2 इज ऑन पीजीबीपी, लेक्चर 3 आज है ना,
पीजीबीपी। लेक्चर 4 होगा मंडे को ये लेक्चर होगा ऑन पीजीबीपी, ठीक है। तो हियर आई डू ओनली पीजीबीपी करके एक पीजीबीपी का आई विल डू प्रॉब्लम, आई विल कंप्लीट द थ्योरी एंड आई विल डू एक हाथ जो भी जितना टाइम होगा एक क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन एग्जाम आरटीपी एमटीपी इसका क्वेश्चन करेंगे, कुछ अलग करेंगे तो पॉइंट बनता है। देन आई विल गिव यू द शेड्यूल फर्दर। देन मे बी लेक्चर 5 आई एम टेकिंग, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगी, सैलरी। Either I'll do it that way or I may give you, we'll take a call. So I'll decide on Monday. I will decide on Monday. But पहले मैं PGBP खत्म करूंगी, बचा हुआ okay. But interest shall be allowed as deduction on conversion or no? No, Krish, it will not be allowed. When you pay the interest, it will be allowed. Interest आप लोन में convert करोगे तो allow नहीं होगा, जब actually उसका payment करोगे तब allow होगा, ठीक है। Correct, Krish, that's okay, perfect. Correct, okay. अच्छा, रिकॉर्डेड मोड में मेरा लेक्चर टैक्स ऑडिट और प्रिजम्पटिव पे एक लेक्चर है, इफ यू वांट आई कैन प्ले गिव यू दैट। तो मैं पीजीबीपी का लेक्चर 4 दे सकती हूँ, वेयर इट इज इन डिटेल प्रिजम्पटिव एंड एवरीथिंग इज देयर। तो कल दे दूं क्या, तो आपका सीक्वेंस कंटिन्यू हो जाएगा। आई कैन डू दैट, आई हैव अ लेक्चर ऑफ टैक्स ऑडिट प्रिजम्पटिव बेसिस, यूट्यूब पे भी है वो, बट मैं फिर से वो त्रिशूला करके वो सीक्वेंस में डालेंगे। क्या होगा वो यूट्यूब में यहाँ वहाँ है तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे, आप कौन सा देख रहे हो, इसमें अमेंडमेंट है कि नहीं, वैसा नहीं। सो अगर आप वैसे करेंगे तो मैं सैटरडे को सो लेक्चर 4 में ऐसा करती हूँ, आई थिंक दैट विल बी गुड। देन lecture 4 I will give you recorded, I will give you recorded for presumptive basis and tax audit, बहुत डिटेल में है। कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ इसीलिए ये दे रही हूँ, मंडे से मैं लाइव लूंगी, मंडे आई विल टेक लाइव, मंडे में क्या लूंगी, लाइव लूंगी, ठीक है। यस यस, तो मंडे को मैं आपको प्लान बता दूंगी, अगर मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो सॉफ्ट कॉपी रेडी करके आ जाऊंगी, आप कैलकुलेटर लेके आना, कंपाइलर कैरी करो, माय क्लास स्टूडेंट्स कैन कैरी कंपाइलर, ओके। यस, नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग हम अगले लेक्चर में करेंगे। कल एक लेक्चर में रिकॉर्डेड दूंगी आपको प्रिजम्पटिव बेसिस और टैक्स ऑडिट का। सो प्रिजम्पटिव बेसिस और टैक्स ऑडिट का आपको क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। एंड लेक्चर 5 मंडे आई विल टेक लाइव, मंडे को क्या लूंगी, लाइव लूंगी। इज दैट ओके? हमारा इंटेंशन पढ़ाई करने का है, उतना याद रखिए सिर्फ। मंडे को जब लेक्चर लाइव लूंगी 43 भी एक बार आपको थोड़ा सा कुछ बचा होगा तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम कवर कर दूंगी, ठीक है। यस, मंडे को थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, तो इनफैक्ट कल मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस ढूंढ के भी रखती हूँ कौन से लेने कौन से नहीं लेने। यस, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये करना, आप लेक्चर नहीं अभी डिसाइडेड हो गया हर्षित, एवरीबडी विल हैव अ डिफरेंट व्यू। मैम कल एक दूसरे चैप्टर का रिकॉर्डेड देखो, इसका देखो, लेट्स नॉट गो दैट, सी प्लीज, इट्स नॉट वन टाइम टीचिंग, दिस इज द सेकेंड टाइम टीचिंग। सो थोड़ा सा आपको उस हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लेट्स नॉट गो इन विद एवरीबडीज ओपिनियन, अपना काम नहीं होगा। हमारा काम है कि हम क्या करें, हाँ, पढ़ाई अच्छे से हो जाए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई एम नॉट अवेलेबल देयर टुमारो, दैट इज वाई, ठीक है। हाँ, स्टैम्प ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, देखते हैं। अगर वो उस रिकॉर्डेड लेक्चर में है 43C है, नहीं हुआ कुछ बचा तो मैं कर लूंगी ना कवर, ठीक है। सो मंडे में लाइव लूंगी, एक मिनट। टुमारो एम आई टेकिंग क्लास? नो, बट यू विल गेट अ लेक्चर, इट विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब एज त्रिशूला लेक्चर नंबर 4। इज दैट ओके? यस, ऑल राइट। यस, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई विल सी यू ऑन मंडे, ओके। डोंट वरी, लाइव है या कैसा है उसकी बात मत ये करो। मनप्रीत, एवरी मंथ ESI PF की डेट्स होती है क्या? हाँ होती है, होती है। श्रद्धा, अभी डिडक्शन की बात नहीं करेंगे, अभी जो सीक्वेंस है मंडे को बात करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट, सी यू ऑन मंडे। रिकॉर्डेड लेक्चर कंप्लीट करके आने का, लाइव स्ट्रीमिंग वाले रिकॉर्डेड लेक्चर में सवाल पूछने वाली हूँ, आपको जवाब देते आना चाहिए, ओके। बाय, हाँ, सी यू देन, बाय। क्या बोलता है?
हाँ, लगा दो।